तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं ब्लड के सारे कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लाज्मा, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यार हम यहाँ पे देखते हैं ब्लड होता है। तो यार ब्लड इज़ ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज़ ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड इज़ ए विस्कस, थिकर एंड स्टिकी। ब्लड जो होता है थोड़ा गाढ़ा होता है, थिकर होता है और स्टिकी होता है। इसके बाद जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 से लेके 7.45, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन होता है। देन इसके बाद इसका ब्लड वॉल्यूम देखते हैं हम कि हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है। तो एडल्ट मेल में जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है एंड एडल्ट फीमेल में 4 से 5 लीटर ये होता है। ओके गाइज, इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं ब्लड। ये एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। तो ब्लड में जो कंपोजिशन होता है वो 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट में भी क्या होगा? सबसे पहले आरबीसीज होगी, डब्ल्यूबीसीज होगी जिनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स होगी जिनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, एंड आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो क्या होगा गाइज, ये तीनों चीज़ मिलकर फॉर्म्ड एलिमेंट बनाती है जो कि 45% होते हैं ब्लड में। ओके गाइज, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा क्या होता है, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा इज स्ट्रोकलर। प्लाज्मा जो होता है स्ट्रोकलर का होता है एंड 90 to 90% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड 6 to 8% ऑफ प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट टू इट। मतलब जो प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है उसमें 90 से लेकर 92% तक वाटर होता है एंड जो प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में वो 6 से 8% प्रोटीन होते हैं। ओके गाइज, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फिब्रिनोजन जो होता है। फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स, ये मेजर प्रोटीन्स होते हैं, आर द मेजर प्रोटीन। ओके गाइज, तो फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर मेजर प्रोटीन, ये मेजर प्रोटीन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो फिब्रिनोजन होता है वो ब्लड की क्लोटिंग या कोगुलेशन के लिए नीडेड होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके गाइस, एंड इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबुलिन्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो ग्लोबुलिन्स क्या होता है? हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद 6 पॉइंट है, एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। हमारा जो बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस होता है एल्ब्यूमिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स में क्या होगा? सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा और क्लोराइड होगा। तो प्लाज्मा में क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट होता है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। फैक्टर्स फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। तो क्या होता है गाइस, जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं या कोगुलेशन फैक्टर होते हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं बट इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर निकाल लिया जाए तो उसको हम सीरम बोलते हैं। तो प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाज्मा माइनस कर दो क्लोटिंग फैक्टर तो इज इक्वल टू सीरम आ जाएगा यहाँ पे। ओके गाइज, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो अभी हम फॉर्म्ड एलिमेंट एक एक करके डिस्कस करेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या होता है, जो कि ब्लड का 45% पार्ट बनाता है। ओके गाइज, तो इरेथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इरेथ्रोसाइट्स जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इन तीनों को जब हम मिला के हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो ब्लड का 45% पार्ट बनाते हैं। ओके गाइस, अब एक एक करके हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इरेथ्रोसाइट्स को। इरेथ्रोसाइट्स होती क्या है? तो यार इरेथ्रोसाइट इज ऑल्सो नोन एज रेड ब्लड सेल्स। इरेथ्रोसाइट को हम रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट का, वो रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसी। तो आरबीसी इज द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द बॉडी। oh sorry RBCs are most abundant of all cells in the body in the blood। तो ब्लड में जितनी भी सेल्स होती है RBCs उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल्स होती है। ओके गाइज, तो ए हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 to 5.5 मिलियन RBCs पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। मतलब एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसके जो पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में जो RBCs होती है वो 5 से लेके 5.5 मिलियन तक हो सकती है। अगर RBCs घटती है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। ओके गाइज,
वो भी बहुत टाइप्स होते हैं उसको, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इतने और टाइप होते हैं, वो मैं आपको एनीमिया वाली वीडियो में समझा दूंगा। इसके बाद जो 4 पॉइंट है, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मेरो इन एडल्ट्स। आरबीसीज जो होती है वो रेड बोन मेरो में प्रोड्यूस होती है, रेड बोन मेरो में बनती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस लेस होती है। ओके गाइस, आरबीसीज आर बाइकॉनकेव इन शेप। ये हम आरबीसीज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो आरबीसी जो होती हैं वो बाइकॉनकेव होती है शेप में, एंड आरबीसीज हैव ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कोल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी के पास क्या होता है, एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग, जिसमें आयरन होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इस हीमोग्लोबिन का ही मेन रोल है जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है CO2 और O2 उनको ट्रांसपोर्ट करना। ओके गाइस, तो रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हाँ, हीमोग्लोबिन का जो रेड कलर आरबीसीज का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। अब गाइस देखिए, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो इसका जो कलर होगा वो रेड कलर होगा। डब्ल्यूबीसीज में क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ही नहीं होता, तो उसका जो कलर होता है वो कलर लेस होता है। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद 9 पॉइंट है, ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब एक हेल्दी इंडिविजुअल है, उसके 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसके बाद 10 पॉइंट है, हीमोग्लोबिन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। जैसे मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज में, मतलब O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीसी लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 डेज होता है। ओके, बट अगर हम इन्फेंट की बात करें तो 80 से लेकर 90 डेज तक होता है आरबीसी का लाइफ स्पैन। इसके बाद यार आप खुद सोचो कि आरबीसी जाती कहाँ होगी, नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। तो आरबीसी आफ्टर 120 डेज 120 डेज के बाद आरबीसी डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। आरबीसी क्या होती है, 120 डेज के बाद स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाती है, और स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज कॉल्ड इरेथ्रोपोइसिस। मतलब आरबीसी के बनने की प्रोसेस को हम इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ओके गाइस, इरेथ्रो हो गया आरबीसी एंड पोइसिस हो गया फॉर्मेशन, मतलब आरबीसी का बनना। तो फिर एक प्रोटीन आता है इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन एक प्रोटीन होता है, इरेथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारी किडनी प्रोड्यूस करती है, हार्मोन डेट रेगुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन इरेथ्रोपोइटिन क्या करता है, ये जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है इसको रेगुलेट करता है। इसके बाद 15 पॉइंट है, ड्यू टू नो न्यूक्लियस लॉट ऑफ स्पेस इज अवेलेबल। क्योंकि कोई न्यूक्लियस नहीं होता तो ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में। ओके गाइज, इसलिए ये सफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाती है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में कोई न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, तो बहुत सारी स्पेस होती है अवेलेबल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके बाद है, ईच आरबीसी कंटेंस 280 मिलियन हीमोग्लोबिन कंटेंट और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो हर एक आरबीसी में क्या होता है, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है। तो हीमोग्लोबिन की मेल और फीमेल्स में अलग अलग होती है। तो अगर हम मेल्स में बात करें, हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 13 से लेके 17 ग्राम, मतलब 13 से लेके 17 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। एंड फीमेल्स में जो होती है वो 12 से लेके 15 ग्राम, मतलब 12 से लेके 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं ल्यूकोसाइट्स की तरफ। ल्यूकोसाइट्स की तरफ हम चलते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स इज ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, WBCs। तो ल्यूकोसाइट्स इज ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। ओके गाइस, दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था, WBCs क्या होती है, ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, हीमोग्लोबिन के अब्सेंस की वजह से, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ये कलरलेस होती है। दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए कलरलेस होती है। और WBCs आर न्यूक्लिएटेड। जैसे आरबीसीज में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बट WBCs न्यूक्लिएटेड होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, WBCs आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेजेस 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ओके गाइस, WBCs क्या होती है एज कम्पेयर टू आरबीसी, नंबर में ये कम होती है,
6000 से लेकर 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड ये होती है। WBCs आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। WBCs क्या होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। ओके गाइज, इसके बाद हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है यार, इसको अच्छे से समझ लेना। तो अब ये देखिए ल्यूकोसाइट में दे रखा है ये फ्लो चार्ट। तो यहाँ देखिए ल्यूकोसाइट्स में क्या होता है, दो तरह की सेल्स होती है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, और ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या क्या आता है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तो इसमें दो कैट आती है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जनरली क्या होती है, मैक्रोफेजेस होती है, मैक्रोफेजेस। ओके गाइस, और लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये बी सेल्स होती है, टी सेल्स होती है और नेचुरल किलर सेल्स होती है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का मेनली जो काम होता है वो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में होता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होता है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या आता है, न्यूट्रोफिल्स आती है। ओके गाइस, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, तीन आती है ये। ओके गाइस, अच्छे से समझ में आ गया आपको ये चार्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो वी हैव टू मैन कैटेगरीज ऑफ WBCs। WBCs के हमारे पास टू मैन कैटेगरीज होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जैसे मैंने आपको बताया, परसेंटेज भी हम इसके देख लेते हैं, नॉर्मल एज। तो न्यूट्रोफिल्स की जो होती है वो 40 से लेके 80% होती है, मोस्ट अबंडेंट होती है WBCs में। अगर WBC में सबसे ज़्यादा कोई पाई जाने वाली सेल्स है वो होती है न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम पाई जाने वाली सेल्स, ये भी क्वेश्चन आते हैं, वो होती है मेनोसाइट्स। सॉरी बेसोफिल्स होती है। ओके गाइस, तो ईसोरोफिल्स जो होती है वो 2 से लेके 3% तक होती है। बेसोफिल्स जो होती है वो 0.5 से लेके 1% तक होती है। इसके बाद हम आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स पे। ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है, लिम्फोसाइट्स जो होती है वो 20 से लेके 25% तक होती है, और मोनोसाइट्स जो होती है वो 6 से लेके 8% तक होती है। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। जैसे मैंने आपको बताया 40 से लेके 80% ऑफ टोटल WBCs एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट। ओके गाइस, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल्स है WBCs में, 40 से लेके 80%। एंड जो बेसोफिल्स होती है वो सबसे कम पाई जाने वाली सेल्स है, वो 0.5 से लेके 1% तक पाई जाने वाली सेल्स है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वायरल इन्फेक्शन कैन लीड टू न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया क्या होता है, न्यूट्रोपीनिया होता है लो न्यूट्रोफिल काउंट। जब न्यूट्रोफिल का काउंट लो हो जाता है तो उसको हम न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। ओके गाइस, तो वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रोपीनिया हो जाता है। वेरेज बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली कॉज एन इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल। बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हम उसको हाँ, तो जो ये होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, इसके बाद हम 8 पॉइंट है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक सेल्स। जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होती है वो फेगोसाइटिक सेल्स होती है। उसका फंक्शन क्या होता है, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होने वाले होते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स उनको डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि ये फेगोसाइटिक सेल्स होती है। ओके, इसके बाद है बेसोफिल्स। इसके बाद बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। बेसोफिल्स सेल्स क्या होती है, सीक्रेट करती है हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन, एंड विच आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यूसिनोफिल्स 2 से लेकर 3% रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। तो न्यूट्रोफिल्स ईसोनोफिल्स जो होती है वो 2 से लेकर 3% होती है, इन्फेक्शन को रेसिस्ट करती है, इन्फेक्शन को रोकती है, और जो एलर्जिक रिएक्शन है उनसे एसोसिएटेड होती है। इसके बाद है यूसिनोफिल्स प्ले की रोल इन डिफेंडिंग अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस। जो ईसोनोफिल्स होती है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती है, उसके खिलाफ खड़ी रहती है, और जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होते हैं एलर्जेंस के, उसके खिलाफ भी ये लड़ती है, उसके खिलाफ भी खड़ी होती है। ओके गाइस, इसके बाद 12 पॉइंट है, मोनोसाइट्स आर एलिवेटेड इन क्रोनिक इन्फेक्शन सच एज ट्यूबरक्लोसिस। जो मोनोसाइट्स होती है वो क्रोनिक इन्फेक्शन में एलिवेट हो जाती है, बढ़ जाती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया। वहाँ पे ये क्या करती है, क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे करते क्या है ट्यूबरक्लोसिस, जैसे क्रोनिक इन्फेक्शन में बढ़ के दे प्ले रोल इन फेगोसाइटोसिस। मोनोसाइट्स क्या करती है, फेगोसाइटोसिस सेल होती है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट्स फेगोसाइटोसिस करती है और इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करती है। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं लिम्फोसाइट्स, जो 20 से लेकर 25% होती है, आर 2 मेजर टाइप्स।
लिम्फोसाइट्स 20 से लेकर 25% तक होती है। इसके 2 मेजर टाइप होते हैं, बी एंड टी फॉर्म्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद जो 14 पॉइंट आता है, लिम्फोसाइट्स आर टिपिकली एलिवेटेड। लिम्फोसाइट्स आर टिपिकली एलिवेटेड इन वायरल इन्फेक्शंस। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो वायरल इन्फेक्शन में एलिवेट हो जाती है, बढ़ जाती है, एज दे आर क्रूशियल फॉर बॉडी एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे कि आपको पता ही है, लिम्फोसाइट्स वायरल इन्फेक्शन में बढ़ जाएगी क्योंकि ये बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके लिए क्रूशियल होती है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यूट्रोफिल्स इस तरह की होती है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होती है, पीएमएनएल होती है इसके। ओके गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह की ये न्यूट्रोफिल हो गई और ये ईसोनोफिल हो गई। इस तरह यहाँ देखो, यहाँ पे ईसोनोफिल हो गई, ये भी न्यूट्रोफिल है एंड ये बेसोफिल है। यहाँ पे ये लिम्फोसाइट है और ये मोनोसाइट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आपको याद करना है। इसके बाद हम चलते हैं प्लेटलेट्स पे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। तो प्लेटलेट्स यार बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी में, कोगुलेशन क्लॉटिंग में ये हेल्प करती है। तो प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। देयर प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये सेल के फ्रेगमेंट होते हैं। किससे बनते हैं, मेगाकैरियोसाइट से। और मेगाकैरियोसाइट क्या होती है, स्पेशल सेल होती है बोन मैरो में। बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होती है मेगाकैरियोसाइट। तो इसके बाद हम देखते हैं, ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 से लेकर 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। मतलब हमारे ब्लड में पर मिलीमीटर में कितना होना चाहिए, नॉर्मल है 1.5 से लेकर 3.5 लाख होना चाहिए। ओके, इससे कम हो जाती है तो हमारे ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, प्लेटलेट कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। प्लेटलेट क्या करती है, एक बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी ऑफ सब्सटेंस को रिलीज़ करती है, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जिनमें से ज़्यादातर क्या होता है, कोगुलेशन या क्लोटिंग ऑफ ब्लड में ये इन्वॉल्व होते हैं। इसके बिना तो यार हो ही नहीं सकता पूरा प्रोसेस। होमोस्टेसिस में भी ये पार्ट प्ले करता है। इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे आपने पढ़ा होगा, उस पर भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। इसके बाद 4 पॉइंट है, ए रिडक्शन इन प्लेटलेट नंबर कैन लीड टू क्लोटिंग डिसऑर्डर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर प्लेटलेट नंबर कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाती है तो वो उससे क्लोटिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। उससे क्या होगा, अगर क्लोटिंग डिसऑर्डर हुआ तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा, बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। एक टर्म आता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। ये तो कम ही देखने को मिलता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, बट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत नॉर्मल है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इस पर बहुत क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है यार, लिख लेना आप। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, जब प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके गाइस, ऐसे ही जब ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ जाता है ना तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है, और जब घट जाता है ल्यूकोसाइटोपिनिया बोला जाता है। ओके गाइस, तो यार आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।